नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वर्तमान में अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी। लाल सिंह जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। लाल सिंह जी, मध्य प्रदेश के एक छोटे से तहसील से और दिल्ली तक का सफ़र और एक ऐसा आयोग, एक ऐसा मोर्चा जिसका आपको अध्यक्ष बनाया गया, जो आपकी पार्टी का मूल विचार है अंत्योदय, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को आगे लाने की प्रक्रिया का जो विचार है, उसका एक बड़ा जवाबदेही अब आपके ऊपर है। तो जब ये दायित्व मिला है तो क्या कुछ योजनाएं हैं, क्या कुछ प्रक्रियाएं हैं जो अब आप अंजाम देंगे? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, जो कारीगर का लड़का हूँ, मजदूर के घर में पैदा हुआ हूँ। मैंने कभी सपने में नहीं देखा था कि मैं पार्षद भी बन जाऊँगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 50 किलोमीटर दूर गोहद में जाकर चुनाव लड़ाया 1998 में। मैं तो 14 साल पहले काम कर रहा था, विद्यार्थी परिषद में काम करता था, बाल्यकाल से संघ का स्वयंसेवक था। कभी सोचा ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने मुझे गोहद में चुनाव लड़ा दिया, तब मेरे पास फार्म भरने के लिए पैसा भी नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, सभी समाज के लोगों ने मुझे पैसा भी चुनाव लड़ने के लिए दिया और मेरा प्रचार भी किया। मैं 98 में पहला चुनाव जीता। इस भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे कार्यकर्ता पर विश्वास कर 5 चुनाव लड़ाए और केवल 5 चुनाव नहीं लड़ाए तो युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष, पार्टी का जिला अध्यक्ष, पार्टी का 26 वर्ष की उम्र में 90 में महामंत्री, SC मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मंत्री, प्रदेश महामंत्री और अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तो स्वाभाविक है पार्टी के नेतृत्व ने मुझ जैसे आदमी पर विश्वास किया है। मैं पूरी निष्ठा के साथ ये कहना चाहता हूं कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा और जिस मोर्चे की मुझे जिम्मेदारी मिली है, मुझे लगता है वहाँ काम करने की बहुत और ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी देश में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के क्षेत्र में हर मतदान केंद्र पर पहुँच जाए, हर गांव में पहुँच जाए, हर मोहल्ले में पहुँच जाए, टपरों में पहुँच जाए। इस काम के विस्तार की अभी भी आवश्यकता है। मुझे ये जिम्मेदारी मिली है। मैं पूरे देश में नीचे तक पार्टी का जो सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी जो मंत्र है, उसे पूरा करने के लिए मैं पूरी ताकत के साथ काम करूंगा। अभी भी मुझे चुनाव में जो जिम्मेदारी मिली, 25 विधानसभा क्षेत्रों में 49 जगह पर गया हूं जी, और एक सिपाही के नाते जो जिम्मेदारी हो सकती है, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करता हूं ईमानदारी के साथ। सरकार की जहां तक अनुसूचित जाति की योजना है, नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री बन के गरीबों के लिए काम किया है। शिवराज जी ने गरीबों के लिए काम किया, जो पहले कभी नहीं हुआ। अगर हो जाता तो देश में आज कोई गरीब होता ही नहीं। इसका मतलब ये है हमें उस बेल्ट में भी उस योजनाओं का लाभ भी नीचे तक लोगों को मिल जाए। इसमें एक रचनात्मक भूमिका भी कहीं ना कहीं अदा करना पड़ेगी। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कि आपके विधानसभा क्षेत्र से अभी जो एक राजनीतिक उथल पुथल हुआ, कुछ कांग्रेस के लोग आपके भारतीय जनता पार्टी में आ गए। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद आपके विधानसभा क्षेत्र से जो कांग्रेस के कुछ दिनों पहले विधायक हुआ करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हो जाते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जिसको पण प्राण से आपने खड़ा किया, खून पसीने से वहाँ उसको कमल खिलाया वहाँ, और बड़े सहज भाव से नए आए हुए व्यक्ति के लिए छोड़ देते हैं। चेहरे पर शिकन नहीं होती, वैसे ही मुस्कुराहट। मतलब कैसे मैनेज कैसे मुझे करते लगता हैं? थोड़ा है द्वेष नहीं आता? नहीं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में जब प्रशिक्षण वर्ग होता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जब मार्गदर्शन होता है वक्तव्य के रूप में, हमको सिखाया जाता है कि हम विचार से जुड़े। हमसे कहा भी जाता है कि राजनीतिक दल में हम काम कर रहे हैं सत्ता प्राप्ति करने के लिए, वो इसलिए नहीं कि हम अपने लिए कर रहे हैं। हमारे लिए सत्ता साध्य नहीं है, सेवा का माध्यम है। इसलिए विचार को पल्लवित करना है। वो भारतीय संविधान में सामाजिक समरसता, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, ममता, समता, बंधुत्व,
ये जो हमारा विचार है इसको पल्लवित करना है, उसके लिए हम खड़े रहते हैं। इसलिए एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते जहां 22 एमएलए भारतीय जनता पार्टी में 5 साल के लिए चुने गए थे, उन्होंने उसको ठोकर मार के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के विचार को कांग्रेस के 22 नेताओं ने स्वीकार किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का चौथी बार जन्म हुआ। वो जन्म इसलिए हुआ कि उन लोगों को भी लगता था कि कोई ईमानदारी से किसानों का, गरीबों का, महिलाओं का, बच्चियों का, नौजवानों का काम कर सकता है और विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो उन्होंने इस्तीफा दिया है। प्राथमिकता स्वाभाविक उनको चुनाव लड़ने की हो जाती है, क्योंकि 5 साल के लिए वो जीते थे। हमको भी सहज स्वीकार हुआ। हमने भी पार्टी के नेता से कहा कि पहला मैं भी समझदार हूँ, जानता हूँ कि उनको ही चुनाव लड़ना चाहिए। पार्टी ने लड़ाया भी। पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्राण पर से जुटकर, पूरे नेतृत्व ने दिन रात एक करके और भारतीय जनता पार्टी के 19 प्रत्याशियों को जिताने में एक सफलता प्राप्त की। इससे कहा जा सकता है कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में भी है, शिवराज सिंह जी में भी है, नरेंद्र मोदी जी में भी है। और जिन्होंने इस्तीफा दिया था, जिन्हें कांग्रेस गद्दार कह के अपमानित कर रही थी, उन्हें नहीं कर रही थी, वो जिस समाज के थे वो भी कहीं ना कहीं अपमानित महसूस कर रहे थे कि कांग्रेस गलत बोल रही है। उसमें से हम जीते। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्पण भाव है, निष्ठा भाव है, विचार के लिए उसके मन में एक जगह है, इसलिए हम इतनी सफलताएं प्राप्त कर सके। जो आपकी चॉइस है, जो आपका रुचि का क्षेत्र है कि आप मंत्री भी रहे तो आप कार्यकर्ता की तरह काम करते रहे, आप किसी पद पर रहे तो कार्यकर्ता की तरह, विपक्ष में भी रहे तो कार्यकर्ता की तरह, और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी आप कह रहे हैं कि मैं सिपाही हूं। ये कार्यकर्ता हमेशा जिंदा क्यों रहता है? मुझे लगता है नेता में कार्यकर्ता भाव जिंदा बना रहेगा तो वो नेता भी बना रहेगा, क्योंकि हमें अपनी सहजता सरलता नहीं छोड़नी चाहिए। आखिर हम जहां से चले वहां क्या थे और जहां आए हैं अगर कुछ बने हैं, तो मुझे लगता है कि हमको आम जन सामान्य के लिए सहज सरल ही रहना चाहिए। जहां आदमी बड़ा हो जाता है वहीं समाप्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसलिए पार्टी में कहा गया है कि हमको संयम के साथ, सहजता सरलता के साथ, समन्वय के साथ, सहयोग की भावना लेते हुए, संवाद बनाते हुए, सतत संपर्क करते हुए एक कार्यकर्ता आदर्श कैसा हो, इसका हमें प्रयास करना चाहिए। और मैं अपने राजनीतिक जीवन में ये कोशिश करता हूँ कि मुझे में भगवान कहीं अहंकार न दे दे। मैं जहाँ से चला हूँ वो रास्ता, वो मंजिल हमें दिखाई देती रही जहाँ से मैं चला था। और सहजता सरलता के साथ मैं तो मंत्री भी रहा हूँ, पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर रहा हूँ, आज अध्यक्ष भी हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी सहजता को छोड़ूं, सरलता को छोड़ूं, क्योंकि ये प्यार है, ये स्नेह है। कार्यकर्ता आती है, जाता है, जनता आती है एक आशा अपेक्षा के लेके। अगर हम उसके साथ सहजता सरलता से मिलेंगे तो अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण वो बहुत तरीके से कर पाएगा। अगर उसको लगा कि हम बड़े आदमी से मिलने जा रहे हैं तो शायद अपनी बात को ठीक ढंग से रख भी नहीं पाएगा। इसलिए उसके साथ उस जैसे हो जाना, ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ता को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। मुझे संस्कार के रूप में शायद यही मुझे संघ ने सिखाया, यही पार्टी ने सिखाया है। मैं तो परम पिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कभी अहंकार ना आए, मुझे कभी घमंड ना आए, मैं जैसा हूँ वैसा ही बना रहूँ। जी। श्योपुर शहडोल की भौगोलिक सीमाओं में मेहनत करने वाले आदमियों को अब कश्मीर से कन्याकुमारी नापना है। उम्र के इस पड़ाव में ये ऊर्जा, ये जोश, अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और आप महसूस भी कर रहे हैं कि अभी तो बहुत काम करने की गुंजाइश है, बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो क्या इस मोर्चे पर आप इस तरह से डटेंगे कि अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसी लाइन खींचेगा कि लोगों के लिए नज़ीर बनेगी? मुझे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। जी। आपने देखा होगा कि मैंने 3 साल परिश्रम की पराकाष्ठा कर के मोर्चा को अनुसूचित जाति में भारतीय जनता पार्टी के विस्तार को पूरी ताकत से उठाने की कोशिश की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी का, पार्टी के हमारे अध्यक्ष जो भी रहे, चाहे प्रभात जी हों, चाहे नरेंद्र सिंह जी हो, चाहे अभी BD शर्मा जी हैं, चाहे उसके पहले जटिया जी रहे हों, सबका, नंदू कुमार भैया जी का हो, चाहे राकेश सिंह, सबका मुझे आशीर्वाद मिला। इसलिए जिन दायित्वों पर रहा, मैंने कौन किस पद पर बैठा है ये ना देखते हुए पार्टी के लिए ताकत से काम करना, ये मैंने किया। और यही मैं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के भी
मुझे संपर्क करने में, प्रवास करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी, चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी को अवसर में बदलना, ये हमको ही करना है। इसलिए पार्टी के नेतृत्व ने ये कुछ देखा होगा कि ये काम कर सकता है, तो हमें उनके विश्वास पे खरा भी उतरना है। इसलिए आपने देखा होगा कि जिस दिन से मैं जिस दिन से मुझे अध्यक्ष बनाया है, मैं 25 विधानसभा में गया हूँ। कई विधानसभा क्षेत्रों में मैं 33-40 गाँव में गया हूँ। गोहद में भी लगभग 27-28 गाँव में गया, मेहगांव में भी गया, अम्बा दिमनी में भी गया। बीच में बिहार के भी 2 बार मैं प्रवास किया, और अभी फिर से बिहार जा रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में भी जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि भाषाएं अलग हो सकती है, मौसम अलग हो सकते हैं, लेकिन देश तो एक है। हमारी पार्टी के नेता कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, कार्यकर्ता लास्ट। तो हमारे लिए देश है। इसलिए देश के हर कोने में, अनुसूचित जाति के हर उपजातियों में पार्टी का काम खड़ा हो। मैं परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा और विश्वास पूर्वक कहता हूं कि पार्टी ताकत से वहां खड़ी होगी, वहां विस्तार होगा। और अनुसूचित जाति के क्षेत्र में एक नहीं, कई पक्ष हैं। एक संगठनात्मक पक्ष है, जिसे हमें मंडल तक खड़ा करना है पूरे देश में। दूसरा रचनात्मक कार्यक्रम है। हम सत्ता के कार्यकर्ता हैं। सत्ता के समय केवल संगठन नहीं, तो संगठन के साथ रचनात्मक भूमिका हो सकती है। अनुसूचित जाति के क्षेत्र में कुछ इस प्रकार के विकल्प खड़े या प्रकल्प खड़े किए जा सकते हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा हो सके। और कुछ हमारे अनुसूचित जाति के बच्चे इन बस्तियों में, गांव में हो सकते हैं, जो 1 घंटा देकर गरीबों के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, यानी कि एक राष्ट्र एक शिक्षा के सपने को पूरा कर सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा एक ऐसा ताला है जिसको खोल लो तो विकास के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। ऐसे रचनात्मक और क्या कार्यक्रम हो सकते हैं। महापुरुषों की जयंतियां हैं, उनकी प्रेरणा हैं, उनसे संबंधित कुछ विषय होकर संगोष्ठियां हो सकती है। कुल मिलाकर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान में देश की एकता अखंडता की कल्पना की है, समता ममता की कल्पना की है, और भारत के महापुरुषों ने भी यही सोचा है, वो सपना कहीं ना कहीं पूरा हो। इसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है, मैं पूरी ताकत के साथ उसमें लगूंगा और मुझे विश्वास है कि मैं उसमें सफल रहूंगा। अनुसूचित जाति, पिछड़ी जातियां, हमारे दलित शोषित भाई बंधुओं के उत्थान के लिए कांग्रेस ने 70 साल काम किया। आप लोग कहते हो 70 साल राज किया। उसी दौरान कांग्रेस के इस राज्य के दौरान ही कई पार्टियां उन्हीं के नाम पर बनी, उन्हीं के उत्थान के लिए बनी। उनका वोट बैंक के तौर पर स्पष्ट किया कि ये पार्टियां उनके लिए काम करती हैं, लेकिन उस वर्ग की हालत जस की तस है। अंत्योदय जो आपका विचार है, अन्य लोग भी ये बोलते हैं कि अनुसूचित जाति मोर्चा और ये सब सिर्फ ये है कि वोट बैंक को साधने की कवायद है। तो क्या वाकई में मानव सेवा का भाव है, अंत्योदय का भाव है, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को आगे लाने का भाव है, या जो आप पर आरोप लगते हैं वही है? मैं 4 महापुरुषों के आपके सामने नाम लेना चाहता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने शोषित पीड़ित गरीबों के लिए संघर्ष किया, मतलब बराबरी पर लाने का काम के लिए संघर्ष किया। विवेकानंद जी ने कहा, नर सेवा नारायण सेवा। दरिद्र नारायण तक सम्मानित कर शब्द कह के सम्मानित किया। पंडित दीनदयाल जी ने कहा, अंत्योदय, अंत में खड़े हुए व्यक्ति का भी शैक्षणिक, राजनीतिक, सामाजिक हर प्रकार से बराबरी बनाना। और यही महात्मा गांधी ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, लोगों को सक्षम बनाना है। आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी को अभी 6.5 साल, पौने 7 साल हुए हैं। क्या कारण है कि देश में 57 साल राज्य करने वाली कांग्रेस आम गरीब को झोंपड़ी से हटके पक्का मकान नहीं दे पाती। आज नरेंद्र मोदी 2022 तक सब गरीब झोंपड़ियों की जगह पक्का मकान दे पा रहे हैं। ये है संकल्प और दूरदृष्टि। क्या कारण है कि हमारी बहनों के हाथ जलते थे, कांग्रेस उनको गैस सिलेंडर नहीं दे पाई, चूल्हा नहीं दे पाई, नरेंद्र मोदी 8.5 करोड़ को दे देते हैं। क्या कारण है 57 साल तक देश में और 45 साल तक मध्य प्रदेश में राज करने वाली कांग्रेस हमारे गरीबों को शौचालय नहीं दे पाई। जिन बहनों का अपमान होता था खेतों में, कभी सड़कों के किनारे घटनाएं होती थी, आज उन घटनाओं से सम्मान में बदलना, ये नरेंद्र मोदी जी ने से हमें सीखना चाहिए। क्या कारण है जिन गरीबों को अपने 2-3 लाख अगर इलाज कराना हो तो उसको जमीन गिरवी रखना पड़ती थी 2-3 बीघा, उसको मकान गिरवी रखना पड़ता था, जो कभी कभी जिसके यहाँ गिरवी रखा जाता था वो ही कबाड़ लेता था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी 5 लाख तक का इलाज फ्री कराते हैं। क्या कारण है कि शिवराज सिंह सिंबल योजना बना देते हैं
कि कोई आदमी 60 साल की उम्र से गरीब खत्म होता है का किसी जाति धर्म का हो, उसे 2 लाख रुपए देंगे, एक्सीडेंट खत्म हो जाए 4 लाख देंगे, ताकि उसका परिवार उसके पैरों पे खड़ा हो जाए। क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी 9 महीने तक कोरोना की महामारी में फ्री अन्न लोगों को, गरीबों को देते हैं। शिवराज सिंह जी 1 रुपये किलो गेहूं चावल देते हैं। क्या कारण है कांग्रेस ने इतने वर्षों में कन्या विवाह का निर्णय नहीं ले पाया, लेकिन नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह लेते हैं। क्या कारण है बुजुर्गों की यात्रा कांग्रेस कभी नहीं करा पाई, लेकिन शिवराज सिंह जी कहीं ना कहीं वो निर्णय लेते हैं। क्या कारण है कि महिलाओं की सशक्तिकरण के नारे तो कांग्रेस ने दिए, लेकिन सशक्तिकरण का काम कोई करता है तो शिवराज सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी करते हैं। क्या कारण है कि देश पर कलंक की तरह लगा हुआ 370 कांग्रेस खत्म नहीं करती, वहां अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण नहीं मिलता था, नरेंद्र मोदी ने वो 370 के कलंक को खत्म कर दिया। जो बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा था कि 370 एकता में बाधक बनेगी, उस 370 को हटा दिया। राम मंदिर मुद्दा जो हमारे आराध्य हैं, कांग्रेस के भी नेता पूछते हैं लेकिन राम मंदिर नहीं बना पाए, आज भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बना रही है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक विजन है, एक लक्ष्य है, देश है, समाज है, गरीब है, मजदूर है, बेटियां हैं, सबको बराबरी पे लाना, और इसलिए उसी प्रकार की योजनाएं बननी है। 6,000 किसान के खाते में डालना, तो शिवराज जी भी कह रहे 4,000 हम खाते में डालेंगे। कुल मिलाकर जितने प्रकार के छेद थे व्यवस्थाओं में, आप देख लीजिए, राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपये भेजते 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन आज गौरव के साथ हम कह सकते हैं कि 6,000 किसान को भेजते हैं नरेंद्र मोदी तो 6,000 ही पहुंचते हैं। ये संभव कैसे हुआ? दूसरी दृष्टि से उन्होंने देखा कि गरीबों के खाते ही नहीं होंगे तो बिचौलिया पैसा खा ही जाएगा, इसलिए 32 करोड़ से ज्यादा लोगों के फ्री खाते खोल दिए, जिनका कभी खाता बैंक में नहीं था, वो किसी भी जाति धर्म का हो सकता है। आज उसके खाते में 500 रुपये आते तो 500 मिलते हैं। आज उसके खाते में आयुष्मान योजना का पैसा आता है तो डायरेक्ट हॉस्पिटल में पहुंचता है। आज उसको 6,000 आता है तो खाते में आता है, पेंशन आती है तो खाते में आता है, अगर उसको सब्सिडी आती है तो खाते में आ रही है, यानी कि 1 पैसे की बेईमानी हो रही। इतनी पारदर्शिता, इतनी एक कह सकते हैं सकारात्मक सरकार जनता है, जैसे कि संविधान में कहा गया है जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई जनता की सरकार, आज उस परिलक्षित हो रही नरेंद्र मोदी शिवराज जी के नेतृत्व में। जी, आप पर एक आरोप लगता है कि आप जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, बस वो करके और जनता को बरगला देते हैं और मूल मुद्दों से ध्यान हटा देते हैं। मुझे लगता है कि मैं कभी कट्टरपंथी नहीं रहा हूं और मैं कट्टरपंथता का विरोध भी करता हूं। मैं ये स्वीकार करता हूं कि देश का जब आज़ादी मिली थी तो सभी धर्मों के, सभी जाति के लोगों ने कहीं ना कहीं भारत माता की प्रतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने में बलिदान दिया था, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों ने इस देश का विभाजन कर दिया, एक दीवार खड़ी कर दी। वो कट्टरपंथी देश से बड़े तो नहीं हो सकते। देश के विभाजन के कारण क्या हुआ कि लोगों के मन के बंटवारे हो गए, और इसलिए मैं कभी नहीं कहता किसी भी जाति धर्म का आदमी हो, देश से बड़ा तो नहीं है कोई धर्म। अरे व्यक्ति से बड़ा समाज परिवार होता है, परिवार से बड़ा समाज होता है, समाज से बड़ा देश होता है। जो लोग, जो दल देश से बड़ा अपने आप को समझने लगे हैं, मैं ऐसे लोग कोई भी हो, मेरे ही जाति के क्यों नहीं हो, मैं उनके खिलाफ भी खड़ा हो जाऊंगा। मैं देश के साथ हूं, मैं आम आदमी की तकलीफों के साथ हूं, कट्टरपंथी लोगों के साथ नहीं है। एक तरफ सीए का विरोध कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान से मार के भगाया जा रहा है, उनकी बात कौन करेगा? कहाँ हम 22% थे, केवल 2.5% रह गए पाकिस्तान में। ऐसे कट्टरपंथी लोग जो विदेशों से फंडिंग आ रही है और सीए का विरोध में शाहीन बाग में करते हैं, उनको ये क्यों नहीं कहना चाहिए था कि पाकिस्तान ने गलत किया है? वो नरेंद्र मोदी का विरोध करे, इसके साथ कहते कि नहीं पाकिस्तान ने भी गलत किया, मैं इसकी निंदा करता हूं, लेकिन ये नहीं कहा, नरेंद्र मोदी ने कर दिया। अरे भाई 15-20 साल पहले जो लोग पाकिस्तान में प्रताड़ित होकर, बलात्कार हुआ, धर्मांतरित हुआ, जबरिया मकान कब्जा कर लिया, वो लोग प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान में आए हैं, क्या उनको भारत की नागरिकता नहीं देनी चाहिए? 6 बार कांग्रेस दे चुकी, 1 बार नरेंद्र मोदी ने दे दिया, तो कौन सा बुरा हो गया? ऐसे गरीब लोगों को नागरिकता देने के कारण लोगों ने बेवजह आंदोलन खड़े कर दिए, और बाबा साहब अंबेडकर का, महात्मा गांधी का फोटो लिए थे। इनको शर्म आनी चाहिए कांग्रेस कम्युनिस्ट के लोगों को और चंद्रशेखर रावण जैसे, उदित राज जैसे लोगों को, कट्टरपंथियों को, कि तुमको यही समझ नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदुस्तान के संविधान बनाने से पहले जितने आंदोलन किए,
किसी का मकान नहीं जलाया, किसी के घर नहीं जलाया, किसी की बस नहीं जलाई, भारतीय राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान नहीं किया, अहिंसक आंदोलन किए। उनने संविधान लिखा, अपने अपमान नहीं लिखा, उसमें आग नहीं लिखी, विद्रोह नहीं लिखा, उसमें शांति, एकता, भाईचारा लिखा। उनकी फोटो तुम लिए हो, इसका मतलब है तो अंबेडकर जी का अपमान कर रहे थे। फोटो लगाकर हमारे साथ दलित और अंबेडकर के अनुयायी खड़ा हो जाए, ये षड्यंत्र था। महात्मा गांधी का फोटो लगाए थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन खड़े किए, लाखों करोड़ों लोगों के होलियां जलाई है विदेशी कपड़ों की, लेकिन किसी का मकान नहीं जलाया, किसी का मर्डर नहीं किया, किसी को प्रताड़ित नहीं किया। ऐसे अहिंसा के पुजारी का चित्र लिए थे, उसमें आग में तुम लोगों को मर्डर कर रहे थे, आग में दुकानें जला रहे थे, गरीब लोगों के रिक्शे जला रहे थे। इसका मतलब है इस कट्टरता का अगर विरोध नहीं किया जाएगा तो मुझे लगता है राष्ट्रीयता कमजोर हो जाएगी, भारत कमजोर हो जाएगा। इसलिए भारत को कमजोर करने वाली कोई भी शख्सियत हो, चाहे जाति की हो, चाहे धर्म की हो, उसके खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा। और मेरा आदमी तो ऐसे कट्टरपंथियों के खिलाफ सदैव खड़ा होगा। भारत वर्ष की जो अवधारणा आपने बनाई है उसको कांग्रेस कहती है छद्म राष्ट्रवाद है। राहुल जी निशाना साध रहे हैं, कहते हैं कि ये छद्म राष्ट्रवाद की आड़ पर जो है आप देश की शांति और देश की जो अनेकता में एकता की खूबी है उसके साथ खिलवाड़ कर। मुझे लगता है ये भी कांग्रेस का मजाक है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ आती है, श्रीनगर में संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हाफ पैंट पहन के चला जाता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ में कोई बाढ़ आती है, वो किस जाति किस धर्म का है, संघ का स्वयंसेवक नहीं सोचता, वहां पर वो उनको कंधे पर लाद के ले जाने का काम करता है। देश भर में सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है, संघ का स्वयंसेवक पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा हो जाता है। कोरोना जैसी महामारी में देख लीजिए, कांग्रेस का एक भी नेता ने स्टेटमेंट नहीं दिया, बसपा ने, कम्युनिस्ट ने या अन्य किसी नेता ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया कि हे देश के मेरे समाज के लोगों, हे देश के लोगों, गरीब लोगों की सेवा करो, उनको अपने वाहनों से ले जाओ, उनको ट्रेन में जरा पैसा दे के पहुंचाओ, किसी ने नहीं कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा, वर्चुअल मीटिंग करके कहा, संघ के लोगों ने कहा, किसी भी जाति धर्म का आदमी हो, हमारा गरीब अगर सड़कों पे जा रहा हो उसको भोजन खिलाइए, उसके घर पे सूखा भोजन पहुंचाइए, उसके यहाँ पका हुआ भोजन पहुंचाइए, सैनिटाइज बांटिए, मास्क पहुंचाने का काम करिए। क्यों भैया, ये देश केवल भारतीय जनता पार्टी का है क्या? ये देश में रहने वाले 130 करोड़ लोगों का नहीं है क्या? जिन्होंने 57 साल राज्य किया देश में, उनका देश नहीं है क्या? 45 साल मध्य प्रदेश ने राज्य किया, उनका देश नहीं था क्या? क्या उनको मुस्लिम समाज ने वोट नहीं दिया? क्या उनको दलितों आदिवासियों ने वोट नहीं दिया? क्या उनको पिछड़ों ने सत्ता पे नहीं बैठाला? क्या सामान्य वर्ग ने उनको वोट नहीं दिया क्या? लेकिन आपने उनको मझधार में छोड़ दिया मरने के लिए। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने धर्म और जाति की सीमाओं को लांघ कर हर बस्ती में गए, लीजिए भोजन, आदर पूर्वक उनको सम्मान दिया। ये है राष्ट्रीयता। वोट के लिए विभाजनकारी मुस्लिम लीग के साथ हाथ करेले में मिला लेना, ये खेल कांग्रेस कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है। क्योंकि मुस्लिम लीग ही देश के विभाजनकारी थी, जो देश के दो टुकड़े किए। अब ऐसे लोगों को गले मिला लें क्या? संभव ही नहीं है। ये जो प्रश्न आपने छोड़े हैं ये निश्चित रूप से हजारों लाखों दर्शकों के दिल में वो आग और जिज्ञासा पैदा करेंगे और उनके उत्तर भी वही खोजेंगे। लेकिन एक और आरोप है आपके ऊपर। आरोप ये है कि आपने मध्य प्रदेश में एक नया चलन कर दिया, सत्ता लोलुपता इस कदर हावी हो गई। आप तो गुड़ चने लेकर काम करने वाले लोग थे, आप खुद ही कह रहे हैं, और आप सत्ता लोलुपता ऐसी हावी हो गई कि आपने 22-22 लोगों को खरीदा। कांग्रेस कह रही है ऐसा। क्या है, जो आरोप लगा था शायद उसका चरित्र वैसा ही होता है। आपने देखा होगा पीवी नरसिंह राव को सरकार देश में अल्पमत में आई थी, लोगों को सब्जी मंडी की सब्जियों की तरह खरीदा गया। और ये मैं नहीं कह रहा, हिंदुस्तान की संसद में सांसदों ने गड्डियां लहरा के प्रमाणित किया कि हमको खरीदा जा रहा है। एक भी विधायक ने जो भारतीय जनता पार्टी में आया, किसी ने कहा कि मुझे गड्डियां दी गई, किसी ने कहा कि मुझे खरीदा गया। मुझे लगता है कांग्रेस ये कहकर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाती है, उनके परिवार को ठेस पहुंचाती है, उनके समाज को ठेस पहुंचाती है। उनके भारतीय संविधान में उनको जो अधिकार मिले हैं कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ित करती है। और कोई भी आदमी झूठ बोलता है, जनता उस झूठ को पकड़कर उसे पराजित करती है, और वो चुनाव में हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कभी खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं किया, नहीं तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से नहीं जाती। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बतौर जो आपका मूल विचार है अंत्योदय,
जो आपका मूल विचार है, शोषित, दलित, पीड़ित, वंचित को बिल्कुल प्रथम पंक्ति में खड़ा करना, क्या लाल सिंह आर, क्या मध्य प्रदेश का लाल वो कमाल दिखा पाएगा कि इस कार्यकाल में जो आपके वैचारिक हैं, जो आपके संस्थापक सदस्य हैं, जो आपके महापुरुष हैं, उनके इस सोच को आप सकारात्मकता के साथ स्थापित कर सकें? मुझे लगता है कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता, नेता और मंत्री रहा हूं। आपने हमारे विभागों में देखा होगा, मैं सामान्य प्रशासन मंत्री रहा। कांग्रेस के सरकार के समय 50 साल की गारंटी जाति प्रमाण पत्र की मांगी जाती थी। हमने शिवराज जी के नेतृत्व में निर्णय किया कि SC, ST, OBC के बच्चों के प्रमाण पत्र स्कूल में बनना प्रारंभ हो गए। 1,22,00,000 प्रमाण पत्र हमने बिना SDM, तहसीलदार, पटवारी के चक्कर लगाए उनको देने का काम कर दिया है। ये है ईमानदारी काम, सकारात्मक। हम मोर्चा के माध्यम से भी, मैंने कहा, एक भूमिका नहीं, संगठनात्मक भूमिका तो होगी, रचनात्मक भूमिका भी हो। और जिन प्रांतों में, जिन जगहों पर अगर अनुसूचित जाति की कोई प्रॉब्लम्स है, कोई कठिनाई है, उनके समाधान क्या हो सकते हैं, उनके रास्ते क्या निकल सकते हैं, सरकार समाधान में क्या सहायक हो सकती है, वो ऐसे भी कोई विषय आएंगे तो स्वाभाविक है, एक प्रतिनिधि होने के नाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी वहां भी प्रयास करेंगे और जहां विपक्ष होगी वहां भी आंदोलन के माध्यम से प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर संविधान प्रदत्त अधिकार लोगों को मिल जाए, सरकारों द्वारा किए गए जनहितैषी कार्य उन तक पहुंच जाएं, और इसमें मोर्चा की भूमिका निश्चित रूप से बड़ी है। और हम पूरी देश की टीम को कहीं ना कहीं रचनात्मक और संगठनात्मक दोनों ही भूमिका में कहीं ना कहीं खड़ा करने की कोशिश करेंगे। सफलता असफलता भगवान के साथ है, परिश्रम करना हमारे साथ है। मैं ऐसा मानता हूँ, वो देखो पास खड़ी मंजिल इंगित कर हमें बुलाती है और साहस से बढ़ने वाले के माथे पर तिलक लगाती है। क्या बात। तो हर कसौटी पर चढ़ूंगा, खुद को आजमाना है मुझे और चलते जाना है मुझे, बस चलते जाना है मुझे। चरे वेती इस ध्येय वाक्य को आत्मसात करते हुए एक छोटी सी जगह से निकलकर ये प्रकाश पुंज आज पूरे देश को आलोकित कर रहा है। आपकी इस कर्मठता को, आपकी इस जीवटता को और आपकी इस सहजता को मैं प्रणाम करता हूँ, और इतना समय हमें दिया, हमारे साथ अपने विचार साझा किया, आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार नवीन जी, धन्यवाद।